Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. डिस्कस करेंगे आज 18th पार्ट यानी कि फ्रॉम क्वेश्चन 181. ओके तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which of the following is false in the context of agricultural sector during colonial period. Okay, तो इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स है in the context of agricultural sector during colonial period. Okay, nearly 85% of the country's population was dependent on agriculture. ये right है statement. ठीक है. The India was self-sufficient in food and raw materials. ये wrong statement है. India self-sufficient नहीं था food and raw materials में. Okay, उन्हें import करना ही पड़ता था क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, आउटपुट बहुत ज्यादा कम था. क्लियर. The British government introduced zamindari system. Yes, British government ने ही introduce किया था. The British government promoted the production of cash crops. Yes, British government ने अपने industries की growth के लिए कैश क्रॉप्स, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन है उन्हें प्रमोट किया था क्योंकि इंडिया में तब हम सिर्फ फूड क्रॉप्स पे डिपेंडेंट थे. तो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंडिया को फोर्स किया कि हम अपना एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करें, हम फूड क्रॉप्स की जगह पे कैश क्रॉप्स को ज्यादा कल्टीवेट करें. क्लियर. तो इन सभी स्टेटमेंट्स में से ये एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स है. ठीक है, तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज इंडिया वाज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल्स. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, सेकंड क्वेश्चन. The stagnation in the agricultural sector was caused. stagnation के बारे में बताना है. देखो, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था ये स्टेगनेंट था और बैकवर्ड भी था. क्लियर. तो इसकी स्टेगनेशन के रीजंस हमें बताने हैं. चलिए देखते हैं. हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था, ठीक है, वैसे तो सेम ही है लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू सेटलमेंट. ये दोनों ही कारण हैं, ठीक है, किसके स्टेगनेशन के. पर ऑल ऑफ दीज के कारण हमें सारे ही देखने हैं. तो लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट दोनों थे. लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी होने के कारण इंडिया मॉनसून पे ज्यादा डिपेंडेंट था, जिसके कारण ज्यादा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी नहीं थी. हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो स्टेगनेंट थी. तो इस हिसाब से तीनों ऑप्शंस आर राइट, इसीलिए राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ठीक है, राइट आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 183. तो देखें, इन द 17th century who described Bengal as the knowledge I have acquired of Bengal in 2 visits inclines me to believe that it is richer than Egypt. कौन थे वो व्यक्ति 17th सेंचुरी में जिन्होंने बंगाल के बारे में ये कमेंट किया कि उन्हें जो बंगाल है उन्हें इजिप्ट से भी ज्यादा रिचर लगता है, रिच लगता है. ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस: द फ्रेंच ट्रेवलर, द चाइनीज ट्रेवलर, द यूरोपियन ट्रेवलर, द मोरिकन ट्रेवलर. ठीक है, देखो इब्न बतूता, मैक्रोपोलो, फाहीम, ये तीनों ही गलत ऑप्शंस हैं क्योंकि दिस पर्सन जिनकी हम बात कर रहे हैं ही वाज द फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर. ओके, नाउ question number 184. Yes, Indian economy under the British rule remained fundamentally. इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिश रूल में क्या थी? चारों ऑप्शंस देखें: एग्रेरियन, स्ट्रॉन्ग, स्टेगनेंट, प्रॉस्परस. तो देखिए, प्रॉस्परस बिल्कुल भी नहीं थी, स्ट्रॉन्ग भी बिल्कुल नहीं थी. देखो यहां पे बोला है इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल रिमेन्ड, पहले से ही एग्रेरियन थी. ठीक है, और एग्रेरियन ही रही. क्लियर. तो दिस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. 185th. What was the condition of agriculture at the time of independence? Okay, इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी? तो देखें, हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. नो, फर्टिलाइजर्स हम ज्यादा यूज नहीं करते थे. ओके, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा. लो डिपेंडेंस ऑन मॉनसून. नो, इट वाज हाई डिपेंडेंस ऑन मॉनसून क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी थी तो मॉनसून पे डिपेंडेंस बहुत हाई था.
हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही प्रिमिटिव ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ एग्रीकल्चर किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है एग्रीकल्चर की कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे पास ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, मॉनसून पे हाई डिपेंडेंस था, फर्टिलाइजर्स का हाई यूज नहीं था क्योंकि फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। यस, प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत ज्यादा कम था जिसके कारण आउटपुट बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। Okay, question number 186. During the British rule in India, Indian agricultural output witnessed stagnation due to। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के एग्रीकल्चर ने स्टेग्नेशन किस कारण से विटनेस की? ऑप्शंस देखते हैं। डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, देखिए हैंडीक्राफ्ट ये इंडस्ट्री है, इसका एग्रीकल्चर से कोई भी कनेक्शन इतना डायरेक्ट नहीं है। क्लियर, तो ये नहीं हो सकता। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, इंडियन वेल्थ का ड्रेन होना, उससे एग्रीकल्चर का स्टेग्नेशन नहीं बनता। ठीक है, वेल्थ ड्रेन हो रही है, यस, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, नॉट अ डायरेक्ट रीजन। क्लियर, ओके। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, तो देखिए यस, लैंड सेटलमेंट सिस्टम इतना ज्यादा पुअर था। ठीक है, ये जमींदारी सिस्टम, ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम थे, तो इन्हीं के कारण हमारा जो एग्रीकल्चरल आउटपुट था वो स्टेगनेंट था। तो दिस इज द राइट आंसर। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, नो। ठीक है, राइट आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 187। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स वाज टू, जमींदार्स का मेन इंटरेस्ट क्या था? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए कि अगर आप सब बच्चे ऐसे ही और काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड आपके सीयूईटी दोनों एग्जाम्स में हेल्प करें, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेन इंटरेस्ट क्या था जमींदार्स का? टू कलेक्ट रेंट, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स, टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। देखिए, जमींदार्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फूड क्रॉप्स ग्रो करना बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो तो आगे से ही करवाते थे। ठीक है, कैश क्रॉप्स ये भी नहीं था, एग्रीकल्चर की कंडीशन को इंप्रूव करना ये तो बिल्कुल भी नहीं था। उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो सिर्फ और सिर्फ रेंट कलेक्ट करना चाहते थे, वो मनी कलेक्ट करना चाहते थे। मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव उनका था, दिस वाज ओनली कलेक्शन ऑफ रेंट। इस रेंट को कलेक्ट करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था कि आप ज्यादा प्रोड्यूस करो। ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनसे ज्यादा प्रोड्यूस करवाया जाता था, उनसे फोर्सफुली कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करवाई जाती थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेंट उनको दे सके। क्लियर, और यही रेंट से वो आगे कुछ प्रोपोर्शन गवर्नमेंट को देते थे। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 188। yes, there was relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to। high yield of cash crops कैसे था, किस रीजन से था? due to better irrigation facilities, due to commercialization of agriculture, due to good monsoon, none of these। तो देखिए, कैश क्रॉप्स की बात हो रही है, तो यानी कि गुड मॉनसून तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का। पहले फूड क्रॉप्स उगाए जाते थे, फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता था, पर इंडिया की गवर्नमेंट, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडिया में, क्योंकि वो अपनी इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज का प्रमोशन चाहती थी, उनका ग्रोथ चाहती थी, तो उन्हें चाहिए होता था रॉ मटेरियल, उसके लिए उन्हें कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करवाने होते थे, जिसके लिए हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर को फोर्सफुली कमर्शियलाइज किया गया। तो इसी कारण से जब एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हुआ तो कैश क्रॉप्स का यील्ड बढ़ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। द ब्रिटिशर्स अंडरटुक कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या ऑब्जेक्टिव था? प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स टू इंडियन इंडस्ट्रीज, नो, इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, यस, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते थे, इसीलिए इंडिया में एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया। और भी देख लेते हैं। अचीविंग हाई ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये तो उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा जो इंडिया में थोड़ी बहुत हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने तो उनको भी रुइन कर दिया। ठीक है, आगे, तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। Okay, our last question of today's video is, despite some progress made in irrigation facilities,
हमने जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज में प्रोग्रेस किया उसके बावजूद भी इंडिया की एग्रीकल्चर में किस चीज की कमी थी? इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग। तो देखो टेरेसिंग क्या होता है? टेरेसिंग एक तरह का टेक्निक है जहां आप जो स्लोप लैंड होती है उसको फ्लैट एरियाज में कन्वर्ट कर देते हो, ताकि थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हो ताकि आपको कल्टीवेट करना, ग्रो करना इजी रहे। तो यस, टेरेसिंग में इन्वेस्टमेंट की कमी थी। फ्लड कंट्रोल में भी कमी थी, बिल्कुल फ्लड कंट्रोलिंग टेक्निक्स की कमी रही। ड्रेनेज एंड डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, ड्रेनिंग पैटर्न पे के ऊपर कभी गौर नहीं किया गया। सॉइल में जो सेलाइन नेचर होता है, नमक होता है, उसको डीसेलाइन करने में भी सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दीज, इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। और ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। आप डायरेक्ट लिंक भी ले सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।